बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने मुंबई की विशेष अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। साल 2020 में सुशांत अपने बांद्रा वाले फ्लैट में मृत पाए गए थे। देखिए रिपोर्ट। एक्टर सुशांत राजपूत को रिया ने नहीं उकसाया। रिया चक्रवर्ती को मिली क्लीन चिट। साल 2020 में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। 5 साल तक जांच पड़ताल चली। मुंबई पुलिस से होते हुए जांच सीबीआई ने संभाली। सीबीआई भी केस की एक एक कड़ी जोड़ती रही। सबूत खंगाले गए, लेकिन करीब 5 साल की जांच के बाद सीबीआई ने इस केस की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। साथ ही आरोपी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी गई है। कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी को रिया के खिलाफ ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे वो गुनहगार साबित होती है और जिससे ये प्रूफ हो सके कि सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाया गया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट मुंबई की एक विशेष अदालत में दाखिल की है। सीबीआई 5 साल से केस की जांच पड़ताल कर रही थी। रिया का केस लड़ने वाले वकील सुशील मानशिंदे ने कहा कि वो जानते थे कि रिया पूरी तरह बेकसूर है। उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, लेकिन वो मजबूती से अपना केस लड़ी और आज सच सबके सामने आ गया। सुशांत की मौत पूरी तरह से सुसाइड थी और रिया का इसमें कोई हाथ नहीं था। सुशांत का शव उनके फ्लैट में 14 जून 2020 को मिला था। तब दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में थी और देश में लॉकडाउन भी लगा था। तब भी रिया ने कहा था कि वो घटना से 6 दिन पहले ही सुशांत के फ्लैट से जा चुकी थी। उसके बाद सुशांत से कोई संपर्क नहीं हुआ था। सुशांत राजपूत के मौत मामले में रिया चक्रवर्ती को 27 दिन जेल भी जाना पड़ा था, जिससे उनकी दुनिया पूरी तरह से पलट चुकी थी। कई दावे किए गए थे कि सुशांत की मौत के पीछे रिया चक्रवर्ती का भी हाथ था, लेकिन रिया खुद को बेकसूर बताती रही। तब रिया ने कहा था कि उसे यकीन है कि एक दिन उसके साथ इंसाफ जरूर होगा। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyameva Jayate. The truth shall prevail. सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा के फ्लैट में मृत पाए गए थे। उनकी मौत से पूरा देश हिल गया था, क्योंकि काफी कम समय में उन्होंने बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में काम किया था। सुशांत की मौत की खबर आने के बाद उस वक्त लॉकडाउन की वजह से लोग टीवी के सामने बैठे थे। सभी को बेसब्री से सुशांत की मौत की वजह जानने की उत्सुकता बढ़ गई थी। मामले की जांच मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई तक पहुंची थी। जब मुंबई में सुशांत का अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया तो मौत की वजह दम घुटना बताया गया था। वहीं उनके घर वालों ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और दूसरे लोगों पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने, आर्थिक धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। इसके जवाब में रिया चक्रवर्ती ने भी मुंबई में एक काउंटर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें सुशांत की बहनों पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेने का आरोप लगाया गया था। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के कुछ देर बाद ही रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें वे भूरे रंग की लेदर ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। रिया ने अपनी तस्वीरों के साथ बैकग्राउंड में खास गाना लगाया है। इस गाने का नाम सेटिस्फाइड है, जिसका मतलब होता है संतुष्ट हूँ। इसी पोस्ट से पता लग जाता है कि रिया कितनी बड़ी राहत महसूस कर रही हैं। उनके फैंस भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां एक केक में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके की एक बेकरी से ग्राहक केक लेकर गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसे वो टेस्टी केक समझकर ले जा रहा है उसका स्वाद बिगड़ने वाला है। ग्राहक ने दावा किया कि वो जो केक लेकर गया उसमें कॉकरोच मिला है। मोदी नगर में केकी नाम की शॉप है। युवक के मुताबिक वो यहीं से केक ले गया था। युवक ने बताया कि वो दोपहर के समय दुकान पर आया, उसने घर के लिए केक पैक किया। वो पहले भी यहाँ से कई बार केक ले जा चुका है, लेकिन ऐसा अनुभव उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ। घर जाकर केक काटने की तैयारी हुई। केक कटने के बाद घर के दूसरे सदस्यों ने खाना भी शुरू किया,
लेकिन दावा है कि अचानक एक काली सी चीज दिखाई पड़ी। जब उसे देखा तो सभी के होश उड़ गए। वो काली चीज मरा हुआ कॉकरोच था। तो जब खाने के बाद में देखा तो नीचे भाई कहने लगा थोड़ा सा कि चॉकलेट नीचे भी लगा रखी है, तो देखा तो मैं कहा चॉकलेट तो थी नहीं भाई साहब, इसमें नीचे भाई साहब कॉकरोच। किस टाइम लिया था ये? ये बिल है मेरे पास ना, बिल में टाइम वगैरह सब चीज़ होगा इसमें। ये 12:54 पे लिया भाई। तो क्या अब से पहले भी ये केक यहाँ से लिए हैं? हाँ जी, अब से पहले भी कोई शिकायत? क्रीम रोल खाने आते हैं यहाँ पे, सब चीज़ हम यहीं पे आते हैं हर बार। अब जरा सोचिए, कॉकरोच वाला केक खाने के बाद लोगों की क्या हालत हुई होगी। युवक का कहना है कि वो बड़े ही विश्वास से बेकरी पर आया था, लेकिन इस घटना के बाद उसके भरोसे को धक्का लगा है। उसने दुकान के मालिक से भी कॉकरोच मिलने की शिकायत की। उस वक्त वहां पर दूसरे ग्राहक भी मौजूद थे, वो भी सुनकर दंग रह गए। दुकान के कर्मचारी ग्राहकों को समझाने की कोशिश करते रहे। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अगर आप भी केक खाने के शौकीन हैं और बाहर से केक मंगा रहे हैं तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि जहां से आप सामान ले रहे हैं वहां साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, क्योंकि पहले भी इस तरह के और भी कई मामले सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शाहजहांपुर में तेज आंधी चलने से एक हादसा सामने आया। टिन शेड उड़ गई, जिसमें से ईंट गिरने से महिला को लगी और बाद में उसकी जान चली गई। वहीं बरेली में ईंट भट्टी की दीवार गिरने से हादसा हो गया। शाहजहांपुर में अचानक मौसम ने करवट ली, जिसके बाद तेज हवा के साथ आंधी चलने लगी। हालात ऐसे बन गए कि आंधी की रफ्तार के सामने किसी का जोर नहीं चल रहा था। तेज आंधी की वजह से एक दर्दनाक हादसा भी सामने आया है। एक घर के सामने टीन शेड उड़ गई और उसमें रखी ईंट वहीं पर काम कर रही महिला के सिर पर जोर से गिरी। महिला वहीं पर गिर पड़ी। परिजनों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी थी, जबकि इस हादसे में महिला का पति भी घायल हो गया। घटना के समय नेतराम और उनकी पत्नी संगीता मकान के सामने शेड के पास सरसों की फसल को बोरी में भरने का काम कर रहे थे, लेकिन तेज आंधी ने परिवार की खुशियां छीन ली। घटना थाना जलालाबाद क्षेत्र के अमापुर अमेला गांव की है। वहीं बरेली में एक ईंट भट्टे वाली जगह पर बड़ा हादसा हो गया। भट्टे में कच्ची ईंट की दीवार भरभरा कर ढह गई, उसमें कई मजदूर दब गए। घटना थाना मीरगंज में नेशनल हाईवे के किनारे एक ईंट भट्टे की है। सूचना मिलने के बाद ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। वहां का मंजर देखने के बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पालट गिरी थी, मसाला इसमें कम था, लगा हुआ गारा कम था, ये इसलिए लुढ़क गई। पल्ली साइड में गारा सही लगा हुआ था, वो नहीं गिरी थी। इस पे लोड था लगा हुआ, इसलिए गिर गई थी ये। बाद में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। एक मजदूर की मौत हो चुकी थी, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भेजा गया। ही वो दीवार है जो भरभरा करके गिरी थी, और जो सबसे मेन चीज है कि जिन ईंटों की भराई चल रही थी, जगह खाली होती जाती है और यहाँ पर ईंटों को भरा जाता है। ये वो चप्पल है, मजदूरों की चप्पल पड़ी हुई बता रही है साफ तौर से। ये वो फावड़ा है, वो दिखा रहा है कि जगह खाली करने के बाद में यहाँ पर ईंटों की भराई होती है। चूंकि ईंटों का इसमें भराई का समय चल रहा है और ये जो कच्ची ईंटें हैं ये भरी हुई हैं इसमें। इन ईंटों को भरने के बाद में यहाँ पर इनमें आग दी जाती है, इन ईंटों को पकाया जाता है, फिर इनकी निकासी की जाती है। कहीं ना कहीं लापरवाही बड़ी चीज़ है, लापरवाही बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पर लापरवाही हुई है। चूंकि ईंट भट्टे के मालिक है, उसने सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं किए हुए थे। और ये शायद इसी ईंट भट्टे की बात नहीं है, ये जितने भी ईंट भट्टे होते हैं सब पर यही हाल चल रहा है। कितना खतरा भरा रहता है काम करना इसके अंदर। इसमें तो हर वक्त खतरा ही है। ईंट गिर जाए तो खतरा है, इसमें पालेट गिर जाए तो खतरा है। इसका खतरे का ही काम है ये भट्टे का। तो क्या होना चाहिए ताकि आप लोगों की सुरक्षा करवाई जा सके, और आप लोगों की जान बेहद ही जोखिम में रहती है काम करने के दौरान ईंट भट्टे में, तो क्या कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि आप लोग सुरक्षित रहें? इससे जो है क्या ऐसा क्या है, जो गीली मिट्टी भरे जाए पालटों पे, जो है गारा सही से लगे बस। चश्मदीदों के मुताबिक ईंट के ढेर में मजदूर बुरी तरह दब चुके थे। जब उनके दूसरे साथी मौके पर पहुंचे तो उन्हें समझ नहीं आया कि लोगों को कैसे बचाया जाए। लापरवाही की भी बात सामने आ रही है। वहीं हादसे के बाद ईंट भट्टे का मालिक मौके से फरार हो गया।
पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। न्यूज 18 के लिए शाहजहांपुर से दीप श्रीवास्तव और बरेली से रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट। 12वीं फेल 2 युवकों ने उत्तराखंड में साइबर क्राइम का ऐसा खेल खेला कि महज 2 सालों में ही 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली। इतना ही नहीं, चाइनीज साइबर माफिया के लिए भारत से 100 करोड़ से ज्यादा की रकम भी भेज दी। देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। साइबर अपराध का नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है, इसका खुलासा तब हुआ जब भारत सरकार ने म्यांमार में साइबर स्लेवरी में फंसे 530 भारतीयों को रेस्क्यू किया, जिसमें 22 उत्तराखंड के भी लोग थे। ये सभी उन चाइनीज गिरोहों के गुलाम थे जो जबरदस्ती इनसे साइबर ठगी करवाते थे। भारत लौटने के बाद इन पीड़ितों से एसटीएफ ने पूछताछ की, जिसके बाद एसटीएफ के हत्थे उधम सिंह नगर के 2 आरोपी चढ़े, हरजिंदर सिंह और संदीप, जो खुद 12वीं फेल हैं लेकिन साइबर ठगी के जरिए करोड़ों कमा चुके हैं। इन 20 से ज्यादा फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाए और उनके पासवर्ड, ओटीपी समेत सारी डिटेल्स म्यांमार में बैठे चाइनीज साइबर अपराधियों को बेच दी। बदले में इन दोनों को अब तक 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई कर चुके हैं। अकाउंट खोलते थे और 1% प्रॉफिट इनका 1 करोड़ 20 लाख है, तो मतलब समझ लीजिए लगभग 120 करोड़ का इन अकाउंट्स में फ्रॉड हुआ है। और जो इनको 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो प्रॉफिट मिलता था, ये इनको बेसिकली एक क्रिप्टो फॉर्मेट में मिलता था। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी संदीप इतना बड़ा खिलाड़ी था कि उसे मलेशिया तक बुलाया गया, जहां उसने खुद साइबर ठगी करने वाले गुलामों को ट्रेनिंग दी। टेलीग्राम, क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब, ये ठग इन 3 चीजों का इस्तेमाल करके भारत में साइबर क्राइम का पूरा इकोसिस्टम चला रहे थे। ये कॉर्पोरेट अकाउंट खोलने के मास्टरमाइंड थे। जो इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते थे, उसकी अभी हम जांच और आगे कर रहे हैं। उसमें कुछ और अकाउंट्स आए हैं इंडिया के, जिसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। उसमें अगर इस प्रकार का कोई फ्रॉड पाया जाएगा तो उनके खिलाफ भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। आपके ही बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए साइबर अपराधियों तक पहुंचा रहे हैं और आपको पता भी न चले। अगर कोई आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने के लिए पैसे का लालच दे तो सतर्क हो जाइए। ये ठगी का नया जाल है, जिसके चंगुल में आकर कहीं आप साइबर अपराधी न बन जाएं। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज 18, देहरादून। शाहजहांपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक एटीएम से नकली नोट निकलने लगे। कई लोगों ने पैसे निकाले और उन्होंने नकली नोटों की शिकायत की। बाद में पुलिस को मामले की सूचना दी गई। अगर कोई एटीएम से पैसे निकालने आता है और मशीन नकली नोट दे दे तो फिर उसकी हालत समझी जा सकती है। शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब कुछ लोगों ने दावा किया कि जैसे ही उन्होंने एटीएम से पैसे निकालने की कमांड दी तो एटीएम से नकली नोट निकलने लगे। एक शख्स ने 10,000 रुपए निकाले, जिसमें 4 नोट नकली होने का दावा किया गया। फिर दूसरे युवक ने 3,000 रुपए निकाले, उसमें भी 500 रुपए का एक नोट नकली निकला। करीब 18 घंटे में 4 ग्राहकों को नकली नोट मिलने का दावा किया गया, जिसे लेकर ग्राहक हैरान और परेशान हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एटीएम से नकली नोट निकलने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस बिना देर किए मौके पर पहुंची और बाद में एटीएम को बंद करवाया गया। मामला थाना कलांग क्षेत्र के एसबीआई ब्रांच के एटीएम का है। दावा है कि सुमी नाम के शख्स ने एटीएम से 10,000 रुपए निकालने की कमांड दी, जिसमें से 500 के 4 नोट नकली निकले। इसके बाद आकाश नाम के शख्स ने 3,000 रुपए निकाले, उसमें भी एक नोट नकली निकला। इसके बाद एक और शख्स ने 7,500 रुपए निकाले, जिसमें 500 रुपए का एक नोट नकली था। वहीं शिव कुमार नाम के शख्स ने 10,000 रुपए निकाले और उसमें से भी 500 रुपए के 2 नोट नकली पाए गए। इसके बाद तो एटीएम में आए लोग दंग थे। इसमें 10,000 रुपए मैं निकालने गया था। कहाँ से? एटीएम एसबीआई एटीएम से। तो वहाँ मैंने 10,000 रुपए निकाले। जब मैंने गिने तो 2 नोट 500 के जाली नोट निकले। बैंक को भी सूचना दे दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, आखिर एटीएम में नकली नोट कैसे आ गए।
शाहजहांपुर से न्यूज 18 के लिए दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पंजाब के स्वयंभू ईसाई पादरी बजिंदर सिंह का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें वो महिलाओं और कर्मचारियों के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो फरवरी 2025 में रिकॉर्ड किया गया था और अब सामने आने के बाद जनता में भारी आक्रोश फैल गया है। बता दें कि फुटेज में देखा जा सकता है कि सिंह पहले एक कर्मचारी पर मोबाइल फेंकते हैं, फिर एक पर्स से हमला करते हैं और थप्पड़ मारते हैं। यही नहीं, वीडियो में एक महिला आगंतुक को भी थप्पड़ मारते हुए देखा गया, जो अपने बच्चे को लेकर आई थी। इस घटना के बाद महिला और पादरी के बीच तीखी बहस भी हुई। गौरतलब है कि इससे पहले कपूरथला पुलिस ने महिला की शिकायत पर बजिंदर सिंह के खिलाफ आईपीएस की धारा 354A, 354D और 506 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपों के बावजूद अब तक सिंह के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। फतेहपुर में एक बंद कमरे में धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हुआ है, जहां लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पादरी चंदन पर लोगों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद मौके से बाइबल और डायरी बरामद की गई। डायरी में 50 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण का जिक्र है। पुलिस ने पादरी चंदन को हिरासत में लेकर पूछताछ तेज कर दी है। पूरा मामला सोथर थाना क्षेत्र के टीकर गांव का बताया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का जन्मदिन आज अमेठी में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने जहां कालीकंद धाम मंदिर में पूजा अर्चना कर उनके दीर्घायु होने की कामना की, वहीं व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष महेश सोनी ने गौरीगंज स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर फल बांटे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक समुदाय से झटका लगा है। नीतीश की इफ्तार पार्टी से मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने बायकॉट किया है। कहा जा रहा है कि जेडीयू के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के कारण मुस्लिम संगठन नाराज चल रहे हैं। अब जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने करारा जवाब दिया है। बहिष्कार की बात की है, क्या उनको नीतीश कुमार ने और हमारी सरकार ने दावत दी है या नहीं दी है, ये चेक करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि ये एक धार्मिक आयोजन होता है और नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री तब से करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अगर साजिश करके नीतीश कुमार को टारगेट करना चाहती है तो धार्मिक आयोजनों को टारगेट करके दरअसल राष्ट्रीय जनता दल खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जा रही है। ये मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के सम्मान में किया जा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल साजिश करके फर्जी लेटर पैड के जरिए फर्जी लोगों का नाम लेकर के ऐसी साजिशें कर रही कि जैसे नीतीश कुमार पे मुसलमानों का भरोसा उठ गया हो। उनको ये समझना चाहिए कि जो बाई इलेक्शन हुआ और उस बाई इलेक्शन में मुसलमानों ने जब ये जता दिया कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो मुसलमानों की लाशों पर सियासत की है उसको मुसलमान समझ गए हैं, उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उसी वक्त से इन लोगों ने इस तरह की साजिशें शुरू की कि नीतीश कुमार के सेकुलर क्रेडेंशियल को कैसे टारगेट किया जाए और उसी साजिश का ये हिस्सा है। मुझे खुशी है कि बिहार के सभी मुसलमान इन चीज़ों को समझ रहे हैं और जिन लोगों को दावत मिली है बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और किसी को इससे राष्ट्रीय जनता दल की इस साजिश में कोई पड़ने वाला नहीं। बिजनौर में मीट कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई पर खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। हिंदू संगठनों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पक्षपात का आरोप लगाया है। दरअसल खाद्य विभाग ने मीट से भरे 3 गाड़ियों की चेकिंग के बाद 2 गाड़ियों को छोड़ दिया, जिस पर हिंदू संगठन और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। उनका कहना है कि बिना जांच के ही 2 गाड़ियों को छोड़ दिया गया। संगठन के मुताबिक गाड़ियों में फ्रीजर की व्यवस्था नहीं थी, मीट को केवल बर्फ लगाकर ले जाया जा रहा था। उन्होंने मीट की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। हमने 5 लाख रुपए लिए। 4 धाम यात्रा के लिए ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है। यानी साफ संकेत है कि इस बार भी 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री आने वाले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां कैसी हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। चार धाम यात्रा में पिछले साल 34,000 से ज्यादा लोगों के मेडिकल इमरजेंसी के मामले सामने आए थे, जबकि 100 के करीब मरीजों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया था।
हालांकि मौत के मामले में विभाग का कहना था कि ज्यादातर ऐसे केस थे जिनकी मौत रास्ते में हुई थी। इन तमाम मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग इस बार पिछले बार के यात्रियों की संख्या से 20% ज्यादा तीर्थ यात्रियों को देखते हुए तैयारी कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच डीजी हेल्थ खुद मान रही हैं कि उनके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, जिसके लिए केंद्र सरकार को भी बता दिया गया है। तो इस बार हम लोग स्क्रीनिंग पॉइंट भी हम लोग बढ़ाने वाले हैं और कुछ हमारी MRPs भी बढ़ने वाली हैं और इस बार जो है सबसे बेस्ट हमारे है कि हेली जो एम्बुलेंस है हमारी जो एम्स द्वारा चलाई जा रही है वो भी हमको सुविधा मिलेगी। और साथ ही हमारे जैसे 108 हम लोग 72 और 82 हमारी विभागीय एम्बुलेंस लास्ट ईयर भी हमारी 4 धाम रूट पर लगी थी, तो इस बार हम थोड़ा उसको भी बढ़ाएंगे। और एक बोट एम्बुलेंस भी हमारी लगी रहती है, पिछली बार भी लगी थी, इस बार भी लगेगी। केदारनाथ में 17 बेड का अस्पताल स्थापित होगा। बद्रीनाथ में खोला जाएगा 45 बेड का अस्पताल। 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की तैनाती होगी। 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट रहेंगी। 31 जगहों पर स्वास्थ्य जांच केंद्र होगा। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी में 37 स्थायी स्वास्थ्य केंद्र होंगे। 154 एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी, जिनमें 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल होंगी। एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस और टिहरी झील में रहेगी बोट एम्बुलेंस। वहीं 4 धाम यात्रा को देखते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को देने के लिए आगे आना चाह रहे हैं। श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल जो पटेल नगर में है 1500 बिस्तरों वाला है और सभी अति आधुनिक सुविधाएं इसमें हैं, तो हम सरकार को हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं कि उनको अगर हमारे कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, हमारे पास 6 कार्डियोलॉजिस्ट हैं और भी डॉक्टर्स सभी डिपार्टमेंट्स में हैं, तो हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं, जिससे कि यात्रा जो है बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े। जिस तरह से ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उससे उम्मीद है कि इस बार की यात्रा में पिछली बार से कहीं ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, जिनमें श्रद्धालुओं की हेल्थ स्क्रीनिंग करना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। नैनीताल पालिका की कई एकड़ जमीन पर सालों से कब्जा जमा हुआ है। पहले सस्ते लीज पर जमीन दी गई और लीज पूरी होने पर अब पालिका को जमीन वापस लेने में पसीने छूट रहे हैं। हालात तो ये हैं कि करोड़ों की जमीन पर आज भी कब्जा है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल पालिका की कई एकड़ भूमि से आज भी कब्जा हटाना किसी मुसीबत से कम नहीं हो रहा है। सालों पहले लीज पर दी गई 94 नजूल संपत्तियों में से 79 की लीज खत्म हो गई है, जो आज भी निजी लोगों के हाथ में है। शहर के चारों तरफ फैली इन संपत्तियों में क्लब भी है, तो कुछ संपत्ति स्कूलों के कब्जे में है। वहीं धर्मशाला, मंदिर, पोस्ट ऑफिस समेत कई के पास है, तो कुछ पालिका की जमीनों पर ठेकेदार, मिस्त्री, धोबी तक काबिज है। इनमें 68 संपत्तियां व्यक्तिगत रूप से लोगों को दी गई हैं, जबकि 26 संपत्तियां नामिक शैक्षणिक संस्थान, क्लब, कब्रिस्तान समेत अन्य संस्थाओं के नाम दर्ज है। सरकार की संपत्तियां हैं, सरकार उनको अपनी कस्टडी में ले, अपने पोजीशन में ले, और आज तक उनकी लीज ओपन लीज नहीं करा रखी है। जो लीज धारक है वो उनसे एक मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और उनसे उनका उपयोग कर रहे हैं तथा मोटा मुनाफा करा रहे हैं। सरकार के राजस्व में भारी क्षति हो रही है उससे। दरअसल इन नजूल भूमि को 30 साल से लेकर 90 साल तक की लीज पर दिया गया था, जिसमें 1980 के बाद अधिकांश की लीज खत्म हो गई है। तो इतने साल बीतने के बाद ना तो पालिका इन संपत्तियों पर कब्जा ले सकी, ना ही लीज रिन्यू कर सकी। प्राइम लोकेशन पर कब्जे जमाए ये कब्जेदार सरकार को चूना लगाकर खुद चांदी काट रहे हैं। अब पालिका इन सभी को नोटिस जारी कर खाली कराने का अल्टीमेटम दे रही है। उसमें से 50 परिसंपत्तियों को पालिका ने सत्यापन करवा लिया है। उन परिसंपत्तियों पर जो भी लोग काबिज हैं उनको नोटिस जारी होगा पालिका की तरफ से। यदि नवीनीकरण कराते हैं तो उस संबंध में देखा जाएगा। बहरहाल कई तो ऐसी संपत्तियां भी हैं जिनकी लीज आजादी से पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन इन 70 सालों में भी पालिका इनको वापस नहीं ले सकी। ये वो संपत्तियां हैं जो चंद रुपयों में हैं। हालांकि अब इन संपत्तियों को लीज पर फिर देना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर सरकार इनको लीज पर देना चाहती भी है तो ओपन टेंडर ही करने होंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।